हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज यहाँ पर लेक्चर नंबर संभवतः 7 होगा। घटना चक्र ई दृष्टि जो बड़ी आंख वाली किताब आई है, आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसको ले लीजिए। उसमें सभी करंट अफेयर, एक वर्ष के पूरे करंट अफेयर 10 मई तक अपडेटेड करंट अफेयर उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर टिक की जा रही हैं, आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं और संभवतः प्रयास यही रहता है कि यहीं पर आपको याद हो जाए, ठीक है। तो जितने लोग देख रहे हैं 6 लेक्चर देखे होंगे तो उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। आप भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल की लिंक, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। और भी कुछ जानकारी आपको हमसे चाहिए तो 9559888978 पर आप मैसेज करिए। टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, ठीक है। तो कृपया कॉल से थोड़ा बचिएगा, मैसेज करिएगा आप लोग और अपना नाम भी मैसेज करिएगा, अपने नाम के साथ मैसेज करिएगा साथ, ताकि हम आपका नंबर भी सेव कर लें। ओके, तो चलिए देखते हैं मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23। तो नई दरें निर्धारित की गई हैं और नई दरें हैं और ये मई में की गई हैं, तो संभवतः यूपीपीसीएस पूछ सकता है, क्योंकि एक बार समीक्षा अधिकारी में इसी प्रकार से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए पूछ लिया था। तो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर की नई दरें सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है, ठीक है। रेपो रेट जो है 4.40 बढ़ा दिया गया, 4% था, 4.40% कर दिया गया। स्थिर रेपो रिवर्स रेपो रेट, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कर दिया 3.35%, ठीक है। स्थिर यानी रिवर्स रेपो रेट जो होता है हमेशा रेपो रेट से कम ही होता है, उसको 3.35% कर दिया गया। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसको 4.65% किया गया है और अस्थाई जमा सुविधा दर 4.15 की गई है और बैंक दर 4.65 कर दी गई है, ठीक है। संभवतः प्रयास करिएगा कि याद कर लीजिएगा। रेपो रेट 4.40, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एमएसएफ 4.65 और बैंक रेट, एमएसएफ और बैंक रेट सेम है, ठीक है, 4.65। और एसडीएफआर अस्थाई जमा सुविधा दर जो है 4.15% है, सीआरआर 4%, एसएलआर 18%। ये सब इकोनॉमिक्स का लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है, 2 लेक्चर उसके हो चुके हैं, आज ही एक लेक्चर और अपलोड किया गया, उसको देखते रहिए। उसमें सब ये सब चीज़ें जो हैं पूरे तरीके से आपकी क्लियर की जाएंगी। तो ये डेटा याद रखिएगा, क्योंकि डेटा सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है और रिसेंट मई महीने का डेटा है, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से सीधे खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं। वस्तुतः जब बैंकों को अल्पावधि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो आरबीआई से रेपो रेट पर उधार लेते हैं, आरबीआई से रेपो रेट पर उधार लेते हैं जब अल्पावधि के लिए उनको धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखनी पड़ती हैं। इसी प्रकार जब बैंकों के पास अधिक राशि होती है तो वे उसे आरबीआई में रिवर्स रेपो रेट पर जमा करते हैं। यहाँ भी सरकारी प्रतिभूतियाँ जमानत का काम करती हैं। एसडीएफ इसी प्रकार की सुविधा है, लेकिन इसमें किसी जमानत की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये सब टर्म जो है उसको बेहतर तरीके से इकोनॉमिक्स के सेक्शन में कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत आज डेटा की ही बात होगी, तो बहुत ध्यान से किताब ले लीजिए अपने सामने और उसमें टिक करते रहिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण डेटा है और डेटा का अगर खेल हुआ तो खेला होबे हो जाएगा, है ना। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5वां नंबर का 5 मई को आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसको जारी किया। ओके, और इसमें इस रिपोर्ट में देखिए यहाँ पर 2019 से 20 के संदर्भ में है। इस रिपोर्ट में जनसंख्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य संबंधित क्षेत्र जैसे जनसंख्या की विशेषताएं, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत जानकारी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निरंतर रूप से जारी संस्करणों का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय आंकड़े प्रदान करना है, ठीक है। एनएफएचएस 5 सर्वेक्षण का कार्य 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के लगभग इतना लाख घरों के
के नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है। 707 जिलों मार्च 2017 तक। NFHS 5 सर्वेक्षण में मृत्यु पंजीकरण, विद्यालय पूर्व शिक्षा, बाल टीकाकरण, बच्चों के लिए पोषक तत्वों के घटक तथा मासिक धर्म जैसे अन्य आयाम शामिल किए गए हैं। क्या शामिल किया गया? मृत्यु पंजीकरण, विद्यालय पूर्व शिक्षा, बाल टीकाकरण, बच्चों के लिए पोषक तत्वों घटक तथा मासिक धर्म जैसे नए आयाम इसमें शामिल किए गए हैं। ये नई चीज़ इसमें शामिल की गई है। NFHS 4 में ये सब शामिल नहीं थे, 5 में इसको शामिल किया गया है। और इसमें NFHS 5 विभिन्न स्तरों पर लगभग 34 सतत विकास लक्ष्यों के लिए आंकड़े प्रदान करता है। 34 SDGs के लिए आंकड़े प्रदान करता है। अब जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, क्या आंकड़े प्राप्त हुए हैं, यही महत्वपूर्ण है। एक बार खेला यहाँ पर कर दिया था UPPCS ने 2017 या 18 के PCS प्री में। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या NFHS 4 और NFHS 5 के मध्य 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर TFR जो NFHS 5 में 2.2 पहले था 4 में, अब 2.0 हो गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या कितनी हो गई? 2.0 हो गई है। याद रखिएगा 2.0 हो गई है। भारत के शीर्ष 5 राज्यों में प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन दर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से अधिक है। ये 5 राज्य हैं बिहार, मेघालय, UP, झारखंड, मणिपुर। UP तीसरे नंबर पर है जहाँ पर क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.35 है। बिहार 2.98 और मेघालय दूसरे नंबर पर 2.91। UP तीसरे नंबर पर है। ओके, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी की बात है। समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर ओवरऑल कंट्रासेप्टिव प्रीवैलेंस रेट देश में 54% से घटकर 67% हो गई है। ठीक है। देश में संस्थागत जन्म मतलब हॉस्पिटल वगैरह में जन्म जो होते हैं 79% से बढ़कर 89% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 87% है जबकि शहरी क्षेत्रों में 94% है। ओके, ठीक है। संस्थागत जन्म में सर्वाधिक वृद्धि 27% अरुणाचल प्रदेश में हुई है। 27%। और अरुणाचल प्रदेश में जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो PCS प्री 2021 में पूछा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, ठीक है। तो संस्थागत जन्म में सर्वाधिक वृद्धि 27% अरुणाचल प्रदेश में हुई है। इसके बाद असम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड वगैरह में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। UP और पश्चिम बंगाल में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। बहुत ठंडे दिमाग से सब चीज़ें सुनिए, टिक करिए और लेक्चर जैसे ही खत्म हो एक बार रिवाइज करिए। NFHS 4 के 62% की तुलना में NFHS 5 में 12 से 23 माह के 77% से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। 12 से 23 माह के 77% से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, पहले 62% था। ठीक है। विगत 4 वर्षों से भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनेपन स्टेंटिंग का स्तर 38% से कम होकर 36% हो गया है। ठिगने पर हाइट वगैरह छोटी होती है। ठीक है। 38% से कम होकर 36% हुआ है ना। वह जहाँ ठिगनेपन की समस्या पुडुचेरी में सबसे कम है, पुडुचेरी में सबसे कम 20%, वहीं मेघालय में सर्वाधिक 47% है। मेघालय में सर्वाधिक 47% है, याद रखिएगा। NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में अधिकांश राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन एवं मोटापे में व्यापक वृद्धि देखी गई है। वजन और मोटापा बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% मोटापा वगैरह बढ़ा है, वजन वगैरह। पुरुषों में 19% से 23%, है ना। तो कोरोना की वजह से ये लोग को, लेकिन कोरोना के बाद पहले का डेटा है ये सब, तो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है, मोटापा हो गया है। तो ये कुछ डेटा है। अब इसको रिवाइज करने में आपका समय बर्बाद होगा, इसको आप लोग खुद रिवाइज करिएगा। ओके। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ निष्कर्ष हैं कि 15 से यहाँ पर लिखा है कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चे जो है उत्तर प्रदेश में, शहर में 1.9 और ग्रामीण में 2.5,
और कुल टोटल जो है उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.4 है और राष्ट्रीय स्तर पर कितना हो गया 2.0 हो चुका है। ओके ठीक है। 15 से 49 वर्ष की आयु की साक्षर महिलाएं जो हैं उनकी शहर में 77.2% हो चुका है, ग्रामीण में 62.4 और कुल 66.1% है। ओके। स्वच्छ ईंधन खाना बनाने हेतु उपयोग करने वाले परिवार 88% जो शहर में है, ग्रामीण में 36% यानी 49.5% है। कुल आबादी में लिंगानुपात की बात करें तो 9961 शहर में है, ग्रामीण में 1036 है, यानी ग्रामीण के लोग ज़्यादा बेहतर हैं और कुल टोटल 1017 है। ओके ठीक है। और आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर जो 2011 का डेटा आया, गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे ज़्यादा कहा जाएगा, वहीं पर नोएडा भी है, दिल्ली से सटा हुआ है, नगरीकरण हो चुका है, शिक्षा का स्तर बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर जो है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मृत्यु दर जो है कि शहरों में 42.0 है और गांव में 52.6 है, यानी कि शहरों में, और इसके अलावा टोटल ओवरऑल 50.4 है। याद रखिएगा ये सब ANFSS के डेटा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से खींचे जा सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा बेहतर तरीके से। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। यह इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। याद रखिएगा बेंगलुरु में है। इस हब का संचालन एक स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में सेनापति गोपाल कृष्णनन को नियुक्त किया गया है। याद रखिए गोपाल कृष्णनन को नियुक्त किया गया है। ठीक है अध्यक्ष इनोवेशन हब बेंगलुरु। वर्णिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित। वर्णिका स्याही निर्माण इकाई कहाँ पर है? RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने मैसूर में मार्च 2022 में RBI के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, की वर्णिका स्याही निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ वर्णिका की स्थापना की है, जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला है। यह इकाई सुनिश्चित करती है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की संपूर्ण मांग देश में ही निर्मित हो। यह इकाई कलर शिफ्ट इंटैग्लियो इंक भी बनाती है और भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसों की सभी मांगों को पूरा करती है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक नोट स्याही उत्पादन में लागत, दक्षता और आत्मनिर्भरता आई है। ओके ठीक है, याद रखिएगा। मैसूर में हुआ है। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है ना, टीपू सुल्तान। MSME रुपे क्रेडिट कार्ड केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा NPCI तथा 4 बैंकों कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक, इंडिया बैंक एवं HDFC यानी NPCI 4 बैंकों के साथ मिलकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये 4 बैंक बहुत महत्वपूर्ण हैं और NPCI है ना, 5 लोग मिलके। और वही फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन MSME रुपे कार्ड के पहले चरण का शुभारंभ किया था। पहले यूनियन बैंक, फिर उसके बाद NPCI, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM इंडिया बैंक, इंडिया बैंक एवं HDFC यानी ये मिलके अभी शुरू किए हैं मई में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मई को जब यह किताब 10 मई तक का करंट अफेयर छाप रही थी तो उसमें छापा इसे। ओके। मातृ मृत्यु दर 2017 से 19, 14 मार्च 2022 को भारत के महापंजीयन द्वारा मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर विशेष बुलेटिन जारी किया, जिसमें वर्ष 2016-18 में 113 MMR था, जो 8.8% की कमी के साथ 2017-19 में 103 हो गया है। यानी 113 से 10 घटकर 103 हो गया है 16-18 से 17-19 के डेटा में। मातृ मृत्यु दर में गिरावट के पश्चात सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। ये राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात। मातृ
मृत्यु दर में गिरावट के पश्चात एसडीजी हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, झारखंड, गुजरात। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित एमएमआर लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 9 हो गई है। यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 इसमें अब 9 हो चुकी है। उपरोक्त 7 के अलावा कर्नाटक, हरियाणा भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, एमएमआर जो है वो अब कितनी 9 हो गई। 9 राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित एमएमआर लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 9 हो गई। उल्लेखनीय है कि एमएमआर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंक यानी 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के साथ केरल और महाराष्ट्र में भी एमएमआर में 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश के साथ केरल और महाराष्ट्र में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। ओके, और एमएमआर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंक यानी 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। याद रखिएगा ये चीज़ें। ओके, 2016-18 से 103 थी, 113 थी, अब 103 हो गई है एमएमआर। ओके, डेटा है तो याद करना होगा। ठीक है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 है। बस इतना याद रखिए, पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 है। इसको वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टोफायर ने दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 5 सबसे अधिक कारोबार करने वाली क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की माप एवं निगरानी हेतु भारत में एक क्रिप्टो इंडेक्स की शुरुआत की। तो कौन सा है भारत का क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स? IC15 याद रखिएगा, IC15 है। एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला। अनुसूचित बैंक जो आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में, उसमें आरबीआई एक्ट 1934 के उसमें होते हैं, तब एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान किया। फलस्वरूप एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया। पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2013 में गठित नाचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। याद रखिएगा, नाचिकेत मोर समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? पेमेंट बैंक से। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक पेमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। ओके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पेटीएम पेमेंट बैंक को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक दिसंबर 2021 में पेटीएम की एक अनुशंसनीय इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया। पेटीएम भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी, इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और एयरटेल पेमेंट बैंक का नई दिल्ली में है। याद रखिएगा। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क ऑफलाइन की बात हो रही। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क से तात्पर्य ऐसे पेमेंट से है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरनेट और दूरसंचार कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। यह भुगतान किसी भी माध्यम या उपकरण जैसे कार्ड, वॉलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस आदि का उपयोग करके आमने सामने किया जा सकता है, फेस टू फेस। यह ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क 3 जनवरी 2022 को जारी हुआ। आरबीआई ने इसे जारी किया है और इसमें कुछ लिमिट भी है। प्रति लेन देन की सीमा है 200 रुपये, प्रति लेन देन की सीमा लिमिट है 200 रुपये। और चूंकि भुगतान ऑफलाइन है, इसलिए ग्राहक को एक समयांतराल के बाद सूचना SMS और ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी। और 2000 रुपये से अधिक का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। 2000 से अधिक यानी 2000 से कम इसके माध्यम से होगा। 2000 से अधिक का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि नमूना पंजीकरण SRS अक्टूबर 2021 का बुलेटिन है और यहाँ पर कुछ चीज़ें जन्म दर दी गई है कि जन्म दर विगत 4 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 36.9 प्रति हज़ार से गिरकर 2019 में 19.7 प्रति हज़ार हो गई है। 1971 में 36.9 जन्म दर थी प्रति हज़ार, 2019 में 19.7 प्रति हज़ार पर आ गई है। भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार में है ना, 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कौन सा है और टॉप 4 राज्य कौन से हैं जनसंख्या घनत्व में, ये आप कमेंट करिएगा। भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार में तथा सबसे कम केरल में 13.5 है। ठीक है, तो सर्वाधिक जन्म दर जो है बिहार में और सबसे कम केरल में है, जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रही है। ठीक है, वर्ष 2019 के संदर्भ में सिर्फ जन्म दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिहार के बाद यूपी दूसरे नंबर पर था। सभी की बात करें तो यूपी दूसरे नंबर पर, बिहार 25.8, उत्तर प्रदेश 25.4, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। ओके, ठीक है, फिर आगे देख। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा एवं चंडीगढ़ किसमें है। देखिए, वर्ष 2019 के संदर्भ में न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार 11, फिर उसके बाद गोवा आ जाता है न्यूनतम में। वही हमने बताया कि सबसे कम जो है यहाँ पर है कि जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन राज्यों की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर देखिए गोवा दूसरे नंबर पर दिख रहा है नीचे से, फिर नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1979 के 14.9 प्रति हज़ार से गिरकर 6 प्रति हज़ार हो गई है ना। और सबसे कम दिल्ली में मृत्यु दर है, इतना प्रदूषण है फिर भी कम है। और सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में 3.2 प्रति हज़ार है और छत्तीसगढ़ में 7.3 है ना। इतना प्रदूषण के अलावा भी दिल्ली में इतनी कम मृत्यु दर है। वर्ष 2019 के संदर्भ में शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, फिर उड़ीसा, केरल में। ठीक है, 5 राज्य शीर्ष मृत्यु दर में देखिए उड़ीसा और केरल दूसरे नंबर पर हैं, हिमाचल है। और 2019 के संदर्भ न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, फिर नागालैंड, फिर दादरा नगर हवेली हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का वर्तमान स्तर वर्ष 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्म दर 30 शिशुओं की मृत्यु। वर्ष 1971 में क्या था, 129 शिशुओं की मृत्यु थी। वर्ष 2019 के डेटा में 30 शिशु की मृत्यु हो जाती है बच्चों की 1000 जन्म पर, और 1971 में 129 थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा जहां मिजोरम एवं नागालैंड में सबसे कम है, 3 प्रति हज़ार दर्ज किया गया, वहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, एमपी में सर्वाधिक है। एमपी के बाद यूपी है जिसमें 41 है, याद रखिएगा। एमपी के बाद यूपी है, एमपी में 46, यूपी में 41 है। ओके, ठीक है। वर्ष 2019 के संदर्भ में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्रमशः मिजोरम एवं नागालैंड, प्रत्येक में 3, फिर सिक्किम, फिर केरल तथा अंडमान निकोबार हैं। इतना चीज़ें याद रखिएगा। ये आज का लेक्चर डेटा बेस्ड है, इसलिए डेटा को आपको याद करना पड़ेगा और डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आयोग में जो लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं उन्हें पता है कि खेला कहाँ करना है, तो खेला यहीं पर होगा। अब यहाँ पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात है। पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों की गणना हुई है 12 मई 2022 को। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की गई। नस्ल के अनुसार, ब्रीड वाइज, है ना। ब्रीड पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी सब लोग लगे पड़े हैं। अब गाय भैंसों की नस्ल याद करिए। तो देश में पहली बार नस्ल के अनुसार डेटा संग्रह करने का काम 20वीं पशुधन गणना 2019 के साथ ही किया गया। डेटा एकत्रित करने का कामकाज कागज के स्थान पर टैबलेट कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की मान्यता के आधार पर पशुधन तथा पोल्ट्री पक्षियों की गणना की गई। रिपोर्ट में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी या विदेशी और संकर नस्लों की शामिल किया गया। 19 चयनित प्रजातियां हैं और 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी या विदेशी और संकर नस्लों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं, जबकि 4 विदेशी संकर नस्लें शामिल हैं, यानी हाइब्रिड। ओके, कुल विदेशी या संकर मवेशियों में होलिस्टीन फ्रीजियन के 39.9% की तुलना में संकर जर्सी का हिस्सा 49.3% है। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय है, ओके, और संकर जर्सी का हिस्सा जर्सी गाय बोलते हैं ना, जर्सी है। कुल देसी मवेशियों में गिर, लखीमी और साहिवाल नस्लों का प्रमुख योगदान है। गिर, लखीमी, साहिवाल ये गाय हैं। ओके, भैंस की बात करें, मुर्रा नस्ल का प्रमुख योगदान, यानी मुर्रा भैंस की नस्ल है। सब ज़्यादा योगदान 42.8%, जो समानता उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल भैंस की है। भेड़ में 3 विदेशी और 26 देसी नस्लें पाई गई। शुद्ध विदेशी नस्लों में
कोरिडेल नस्ल का योगदान प्रमुख रूप से। तो कोरिडेल क्या है? भेड़ है, ठीक है, ओके। और स्वदेशी नस्लों में नेल्लोर नस्ल का योगदान 20% हिस्सेदारी के साथ श्रेणी में सबसे अधिक है। नेल्लोर नस्ल भी भेड़ की है। बकरियों की बात करें तो ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान 18.6% के साथ सबसे अधिक है। तो ये नस्ल है, ब्लैक बंगाल नस्ल बकरी है, नेल्लोर नस्ल कोरिडेल जो है भेड़ है, मुर्रा भैंस है, यूपी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, संकर होल्स्टीन फ्रिजियन गाय है, जर्सी भी गाय है, ओके, ठीक है। और भी कुछ है, तो ये सब है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मई 2022 में जारी किया, ये रिसेंट का डेटा है, बहुत महत्वपूर्ण है। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस, 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई। कहाँ पर हुई है 15वीं? ये भी याद रखिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मई 2022 तक आयोजित था। सियोल दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित था 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। बताइएगा विश्व वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और दोनों की थीम के साथ नीचे कमेंट में आपका पढ़ा होना चाहिए। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का विषय था कि बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विथ फॉरेस्ट। वन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 31% पर विस्तृत हैं, यानी 100% में कितने प्रतिशत पर फैले हुए हैं? 31% पर, ओके। जिनका कुल विस्तार इतना मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, परंतु वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही है। लेकिन भारत में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में 24.62 या 56 है, कमेंट करिएगा कितना है। तो भारत में बढ़ रहा है और भारत का टारगेट है कि भारत के पूरे क्षेत्रफल पर 33% वन किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल पर वन और वृक्षावरण कम से कम 30% हो जाए, ओके, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने बताया है। रोपित वन की बात करें, प्लांटेड फॉरेस्ट कुल पृथ्वी के 294 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल यानी कुल वैश्विक वन क्षेत्रफल का 7% में विस्तृत हैं, यानी कि प्लांट किए गए लगाए गए पेड़ हैं, जो वर्ष 2015 से 20 तक प्रतिवर्ष 1% से भी कम दर से बढ़ रहा है, और जो वर्ष 2010 से 15 की अवधि में 1.4% से कम है, ठीक है, यानी 1% के 15 से 20 में बढ़ा है। वन पर्यावरण से लड़ने में सहायक है क्योंकि ये 662 बिलियन टन कार्बन धारित करते हैं, जो संपूर्ण विश्व में मृदा एवं वनस्पतियों द्वारा धारित कार्बन भंडार के आधे से अधिक हैं। तो ये याद रखिएगा, ओके। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करिएगा। बागवानी फसलों से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल क्षेत्रफल 333.3 मिलियन टन। अब डेटा देखिए ऐसा है कि याद हो जाएगा, 333.3 इसलिए हमने रख दिया है, ऐसे कुछ इसमें जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अनुमान लगाए गए हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट, इनोवेशन इन इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी, यह रिपोर्ट जारी कौन किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ एवं अमेरिकी प्रबंधन परामर्श कंपनी बैन करो कंपनी को, क्योंकि भारतीय उद्योग संघ दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इसको तैयार किए हैं। क्या है, कौन सी रिपोर्ट है? इनोवेशन इन इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी, यह रिपोर्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ नाम याद रखिए। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्षेत्र है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। इस क्षेत्र ने 2019-20 की कुल ग्रामीण जीडीपी में लगभग 37% यानी लगभग 35 लाख करोड़ रुपए योगदान दिया है। साथ ही यह क्षेत्र 350 मिलियन कुल कार्यबल का 68% लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है, रोजगार प्रदान कर रहा है कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र उसका 68%, कुल कार्यबल का 68%, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, ओके, ठीक है, इतना रोजगार भी दे रहा है। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला, मिथिला बिहार, उसके मखाना को जीआई टैग मिला है। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना रखा गया है। और बिहार में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन होता है, सफ़ेद वाला लावा बोलते हैं, लावा भी बोलते हैं, मखाना बोलते हैं, सफ़ेद वाला है ना, वो जो है कि देखिएगा, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा मखाना कैसे बनता है, देखने में आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन बनता कैसे है देखिएगा, कितनी मेहनत के बाद वो आपके सामने आता है, और इसीलिए इतना वो महंगा होता है।
भारत में इसकी खेती बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती है। बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन का 80 से 85% तक योगदान करता है, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। बिहार के प्रमुख मखाना उत्पादक जिले दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार हैं। ओके, ठीक है। अगला है कृषि उड़ान 2.0। क्या है कृषि उड़ान 2.0? अक्टूबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। भारतीय विमानन प्राधिकरण की 100% हिस्सेदारी वाली कंपनी आई क्लास तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 100% हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी आई क्लास तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया कृषि उड़ान, है ना। और यह कृषि उड़ान पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। रबी की फसलें, रबी हमने बताया कि रविवार जो होता है कि शनिवार के बाद यानी आखिरी हफ्ते का कह सकते हैं, आखिरी दिन तो शनिवार होता है लेकिन उसके बाद रविवार होता है ना, रविवार। तो रविवार यानी कि साल का आखिरी होता है नवंबर दिसंबर, यानी रविवार जो होता है नवंबर दिसंबर में रबी की फसलों की बुआई होती है और अप्रैल मई, मार्च से अप्रैल मई के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। तो उनका एमएसपी जारी किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी को जारी किया है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर एवं रेपसीड सरसों प्रत्येक में 400 रुपये की गई है और सबसे कम वृद्धि जौ में की गई 35 रुपये। मसूर और रेपसीड सरसों में 400 रुपये और जौ में सबसे कम 35 रुपये की वृद्धि की गई है। ओके, याद रखिएगा। और जो वृद्धि की गई है गेहूं में 40 रुपये की वृद्धि की गई, तो 1975 से 2015 हो चुका है। 1975 से अब 2015 हो चुका है। 2022-23 का डेटा है। मसूर 5100 था, 5500 हो गया, 400 बढ़ा। रेपसीड और सरसों में 4650 था, अब 50 हो गया, 400 बढ़ा है। याद रखिएगा 5500 50 हो गया है। गेहूं 2015 वाला आप खाएंगे, 2015 वाला 40 रुपये बढ़ा है 1975 से। ओके, अब ये खरीफ की फसलों वाला, और ये खरीफ की फसलें बिक चुकी हैं, बेची जा चुकी हैं। याद रखने के लिए रख लीजिएगा कि 1868 से 1940 धान सामान्य, 1868 से 20 रुपये और बढ़ा दिया गया, 1888 20 प्लस है और यहाँ पर 20 प्लस और 1960 रुपये धान का एमएसपी है। और एमएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी के अभी इसको याद रख लीजिए। गेहूँ का 1975 से 40 बढ़ाया गया 2015, मसूर रेपसीड सरसों में इतना, जौ में 35 रुपया सिर्फ बढ़ाया गया, तो 1600 से 1635 हो गया है। ओके, चलिए उद्योग क्षेत्र की बात करें। लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम प्रयास है, आगे बहुत डेटा और है तो अगले लेक्चर में करते हैं इसको, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत डेटा